तो प्यारे बच्चों, टीम अल्टीमेट की तरफ से कल केमिस्ट्री पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो चलो बेटा, आज हम लोग बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस को, जो सेक्शन ई होता है। ठीक है, ये तो पता ही काफी कैसे फिलअप की जाती है, हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो चलो भाई देखो, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री पेपर 2024 में जो सेक्शन ई का होता है पार्ट, जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले साल एक क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से आपको 5 करने थे। इस बार ये सब चेंज कर दिया गया है। इस बार 31, 32, 33 नंबर क्वेश्चन होंगे, जिसमें सबके पास ऑप्शंस भी होंगे। ठीक है, तो यानी 31 में भी आर पार्ट होगा, 32 में भी आर पार्ट होगा और 33 में भी आर पार्ट होगा। ठीक, तो चलो देखते हैं भाई इसमें क्या पूछा गया था, कैसे बच्चे ने आंसर देखा था, टॉपर बच्चे ने कैसे आंसर्स को दिया था और कैसे सीबीएसई बोर्ड ने इसके आंसर को एक्सप्लेन किया था। तो देखो पूछा है अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पूछा गया था व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंडीशंस क्या है भाई, ये देख लीजिए भाई आप लोग। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या है, डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो और चाहे वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अगर दोनों में से किसी में ऐसा कुछ मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, बात समझ में आई? ठीक, तो अगर आप बात करते हैं 3D सीरीज की, 3D सीरीज क्यों बोला गया उसको भाई? तो 3D का मतलब क्या है कि इन सारे एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिलअप किए जा रहे हैं, 3D में, ऑर्बिटल्स में। तो इसमें क्या क्या आता था, स्कैंडियम, बोलिए, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर। इसके बाद आता है जिंक। तो यहां तक क्या है, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट, बट जिंक को ट्रांजिशन नहीं बोला गया। क्यों? तो जिंक को क्यों नहीं बोला गया भाई? तो जिंक देखो 3D10 इसके ग्राउंड स्टेट में, और जब ये Zn2+ में भी होगा तो भी यहाँ पे क्या मिलेगा, 3D10। बात समझ में आई? तो डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करता है वो, तो आपको स्कैंडियम से कॉपर के बीच में बात करना है। अगर कहता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तब आप Zn को बात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें स्कैंडियम दिया गया था। ठीक है, कॉपर दे दिया जाए, निकिल दे दिया जाए और मान लो आपको दे दिया आयरन। तो अगर पूछा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो हम किसकी बात करते हैं, स्कैंडियम की ही बात करते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए, ये बात थी आपके बारे में। तो देखो इसमें क्या पूछा गया था भाई कि विच Zn नॉट रिगार्डेड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सिर्फ Zn ही नहीं, इसके नीचे क्या आता है, Cd, और इसके नीचे क्या आता है, मरकरी। तो दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसमें सब में क्या मिलता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन। बस यही आपको लिखना था आंसर में। ठीक है, फिर पूछा है व्हाट इज द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो देखो लेंथेनॉइड कब होता है, 4f। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिलअप किए गए, 4f में। तो हम लेंथेनॉइड्स की बात करना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो 4f की शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बताओ, जब हम लोग सीरियम से किधर मूव करेंगे, ल्यूटेटियम की तरफ ना, तो साइड में कंट्रैक्शन होगा, उसी का नाम क्या पड़ेगा, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ओके, इज नोन एज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन ड्यू टू 4f पुअर शील्डिंग इफेक्ट। फिर देखो पूछा व्हाई द फर्स्ट ऑनिसन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन जिंक। देखो भाई क्रोमियम में क्या कंडीशन होती है, 4s1 और 3d5, और जिंक में क्या कंडीशन है, 3d10 और 4s2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलना है, 4s2 से, और यहाँ पे कहाँ से निकलना है, 4s1 से। इसलिए क्रोमियम का क्या होता है, लोअर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। बात समझ में आई? फिर देखो पूछा है व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स गुड कैटलिस्ट। तो जब भी कैटलिस्ट की बात करेगा तो कैटलिस्ट के लिए हम लोग कई चीजें लिख सकते हैं, जैसे सरफेस एरिया की बात कर सकते हैं। ठीक, सरफेस एरिया इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्लूड कर सकते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात भी कर सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की भी बात की सकते हैं, ठीक, की जा सकती है। ठीक, फिर पूछा गया था कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड। तो जब भी कलर्ड की बात करेगा तो कलर्ड का मतलब क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन डी में 1 से लेकर 9 हो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से।
तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है तो उसमें डी ट्रांजिशन होगा और वो कैसे होंगे, कलरफुल। ठीक है, फिर आपको याद करना D0 हो और D10 हो तो ये दोनों क्या होते हैं, कलरलेस। ये सब अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा टाइटेनियम TiCl4 कलरलेस है, क्यों, तो टाइटेनियम में क्या है, D0। फिर पूछेगा Zn2+ कलरलेस है, क्यों, तो D में क्या है, 10, इसलिए कलरलेस होगा। ठीक, बाकी एक यहाँ पूछा जाता है KMnO4 के बारे में और K2Cr27 के बारे में। यहाँ पे भी D में इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, फिर भी कलर क्यों शो करता है, तो यहाँ बात करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आउट ऑफ KMnO4 और K2MnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम मैग्नेट विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड वाई। तो देखो भाई Mn पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे +7, यहाँ पे Mn पे कितना चार्ज है, +6। तो जैसे +7 हुआ इसके D में 0 हो गए, लेकिन इसके D में क्या है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। फिर पूछा कंप्लीट द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन पूछी जाती है एसिडिक मीडियम में, तो जब भी ये एसिडिक मीडियम तो आपको तोड़ना कैसे है, Cr3+ में तोड़ना है। अब देखो यहाँ 2 Cr दिया हुआ है, इसको 2 कर दो, बैलेंस हो गया, बोलो इसको बैलेंस कर लीजिए। अब क्या करना बताओ, यहाँ 7 है, यहाँ पे हम 7 क्या ऐड करेंगे, 7 वाटर ऐड कर देंगे। अब 7 वाटर में बताओ क्या हुआ, 14H+ बढ़ गया, तो लिख दिया 14H+। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, 14+ 2- कितना बचा, 12+, यहाँ कितना प्लस है, 6+, इसलिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। तो ये काम करना था। ठीक है, इससे सिवा को 5 क्वेश्चन करने थे। देखो बच्चे ने क्या किया है लिखा है जिंक नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट एज इट हैज फुल्ली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन एज बोथ Z एटम्स एंड Z2+ आयंस, Zn2+ आयंस। तो Zn एटम में भी है और Zn2+ आयंस में भी है। इतना कहानी इसने लिखा। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें लिखा, IUPAC एलिमेंट्स हैविंग completely filled D subshell in group state or stable oxidation state। ओके, ये सब लिखने की कोई नीड आपको नहीं थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो सर क्या लिखा है, कलर क्यों शो कर रहा है भाई, अच्छा कटलिस्ट क्यों था, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ N-1 D इलेक्ट्रॉन्स, ओके, बिसाइड्स NS इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू बाइंड विथ रिएक्टेंट फॉर्मिंग इंटरमीडिएट एंड हैविंग लो एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक, इसमें एग्जांपल दे दिया, फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज्ड इन द हैबर प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ये सब चीज नीड नहीं थी। अब अगर आप लिख देते इसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी और क्या लिख देते बताइए इसमें सरफेस एरिया, तो भी आपका नंबर मिल जाता। ठीक, नेक्स्ट देखो कहा कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल जनरली कलर्ड, क्यों कलर्ड होते हैं भाई, H दे कंटेन्स इनकम्प्लीट D सबसेल विद D इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग DD ट्रांजिशन। बहुत सही आंसर इसने लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो लिखा KMnO4 और K2MnO4 में कौन ज्यादा कौन पैरामैग्नेटिक, तो K2MnO4, क्यों, Mn+6 इलेक्ट्रॉन, D में इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अनपेयर्ड होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक। तो बात समझ में आ रही, देखो इसने कहानी भी लिखी हुई है और ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो अगर आप इतना लिख देते हो तो आपका काम हो जाता। ठीक, बैलेंसिंग देखो जो किया गया था अभी, वैसे बैलेंस इसने भी ऐसे किया है, इसमें लिख भी दिया है ऐसा, इसको नहीं लिखते तभी कोई मतलब इसका नहीं था। ठीक है, चलिए अब देखो बोर्ड का आंसर क्या था भाई, बोर्ड ने लिखा जिंक हैज फुल्ली फिल्ड D ऑर्बिटल्स कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट एंड इट्स ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, इसलिए कैसा हो गया, नॉन ट्रांजिशन। फिर लिखा फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स बिफोर 5f रिजल्ट 5d रिजल्ट इन द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। और एक ऑप्शन में क्या लिखा है, द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। यहाँ 4f पूरे फोल्डिंग इफेक्ट भी लिख सकते थे आप। ठीक, फिर लिखा है थर्ड का ऑप्शन देखो लिखा है इन क्रोमियम एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम 4s1। देखो बताए थे ना 4s1 से, और इसमें कहाँ रिमूव हो रहा है, 4s2 से, इसलिए क्रोमियम की एंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई। फिर ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, इनमें से कुछ भी लिख देते तो आपको आंसर मिल जाता, नंबर मिल जाता। ठीक है बेटा, फिर देखो ई वाले ऑप्शन में ड्यू टू DD ट्रांजिशन इन D, ओके, आप इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल्स या अनपेड इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल्स भी लिखा गया था, तो उसके लिए भी नंबर दे दिया गया था इसको। फिर देखो K2MnO4 बताया गया था अभी आपको ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसने भी वही किया, यहाँ पर भी इसको भी बैलेंस वैसे ही किया जैसे हमने बैलेंस किया था। ठीक है, इसमें कोई 5 करना था, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका आंसर। ठीक, तो देखो हम लोग बात करते हैं
एक तो KMnO4 का देख लो, MnO4 माइनस, अगर उसने कहा एसिडिक मीडियम में, इसको कैसे ब्रेक करना है, Mn2 प्लस में। बात समझ में आई? जब ये कहता है एल्कलाइन मीडियम में, तो एल्कलाइन मीडियम में कैसे इसको बैलेंस करना है, MnO4 को ब्रेक किसमें करना है, MnO4 2 माइनस में। और जब ये कहता है न्यूट्रल मीडियम या फेंटली एल्कलाइन मीडियम में, तो MnO4 माइनस ब्रेक इनटू MnO2। तो ये एसिडिक मीडियम में आपको याद रखना तोड़ने के लिए, इसको याद रखना आपको न्यूट्रल मीडियम में या फेंटली एल्कलाइन मीडियम में। बात समझ में आई? इसको क्या बात करना आपको, देखो एल्कलाइन मीडियम में। अगर इसको आया तो कैसे कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ देखो MnO4 माइनस है और यहाँ MnO4 2 माइनस है, यहाँ चार्ज ज्यादा है तो हम इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, बस बैलेंस हो गया। यहाँ देखो भाई कैसे बैलेंस किया गया था, MnO4 माइनस Mn2 प्लस, यहाँ पे हम लोग 4 वाटर लिख देंगे। क्यों 4 हमने वाटर लिखा, क्योंकि यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग 8H प्लस लिख देंगे और साथ में लिख देंगे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक, न्यूट्रल में क्या करना था बताओ, MnO2 है, यहाँ MnO4 माइनस है, 2 O ज्यादा हो गए, इधर हम 2 वाटर ऐड कर देते, जैसे 2 वाटर ऐड किया तो 4H प्लस यहाँ बढ़ गया, 4H प्लस बढ़ गया। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, 4 प्लस 1 माइनस कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये बैलेंस हो गया। एक तो आपको ये आना चाहिए, और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला बेटा, इसको अच्छे से देख लेना भाई, इसकी बैलेंसिंग पूछी जाती है। ये आपका एसिडिक मीडियम में ही टूटता है, कैसे टूटता है, Cr3 प्लस के फॉर्म में। यहाँ 2 Cr है, इसको 2 कर देना, 7 O है, इधर 7 वाटर जोड़ देना, जैसे वाटर जोड़ोगे इधर 14H प्लस हो जाएगा। अब 14 प्लस 2 माइनस बचा 12 प्लस, इधर 6 प्लस, तो ये कट कर देंगे आप ये। फिर देखो क्या करना भाई, अगर आपको कहता है एसिडिक मीडियम में, तो कहता बताओ I माइनस है, इसको कैसे तोड़ना है, I2 में। ठीक है, S2 माइनस है तो ये कहाँ जाएगा, सल्फर में। आयरन 2 प्लस है, इसको कहाँ ले जाएंगे आप, आयरन 3 प्लस में। अगर SO3 2 माइनस है, इसको कहाँ तोड़ोगे, SO4 2 माइनस में। ये सब आपके एसिडिक मीडियम के हैं, इसमें से कुछ भी लेंगे तब भी। और एक ऑक्जिलेट का पूछा जाता है, C2O4 2 माइनस है, ये किसमें टूटेगा, O2 में। बाकी बैलेंसिंग आपको आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दें, यहाँ देखो 2 है, इसको भी 2 कर दें हम लोग, हो गया बैलेंस। बात समझ में आई? अगर पूछेगा न्यूट्रल मीडियम में, तो न्यूट्रल में देखो I माइनस को बहुत पूछा जाता है, ये किसमें टूटता है, IO3 माइनस में। ये कौन से मीडियम की बात करेंगे, न्यूट्रल मीडियम की बात करते हैं। इतना बेटा आपको आना ही चाहिए। बात समझ में आई? बाकी कलर पूछेगा, देखो अब देखो इसमें +7 चार्ज है, इसके डी में क्या हो गए, 0 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। यहाँ पे कलर क्यों आएगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। तो ये पर्पल कलर होता है क्यों, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। ऐसे यहाँ भी देखो +7 चार्ज, यहाँ भी डी में 0 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी क्यों होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से कलर आएगा। तो इन दोनों केस में जब पूछेगा तो कलर कैसे बताएंगे आप, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। बाकी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, KMnO4 का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, ये सब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 32, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स कैसे हम लोग बोलते हैं बताओ, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है RO सिस्टम, बोलते हैं RO सिस्टम। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा देते हो सोल्यूशन साइड में, तो सॉल्वेंट कहाँ फ्लो करेगा, आप सोल्यूशन से सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की तरफ, उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, फिर पूछा गया था वाई एक्वाटिक एनिमल्स मोर कंफर्टेबल। इसको अच्छे से याद कर लो भाई, कि हम लोग अगर बात करते हैं हेनरी लॉ की, तो P = क्या होता है, KH × X, बोलो। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेबिलिटी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। और KH क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर KH बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सॉल्वेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए देखो क्या है बताओ, एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। तो अगर आप यहाँ पे ये लिख देते O2 डिजॉल्व मोर इन कोल्ड वाटर, तो भी आपको नंबर मिल जाता। बात समझ में आई, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल पूछा गया है, आ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, उसका मोलर मास दे दिया गया, नहीं देता तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
100 ग्राम कह दिया वाटर में, ये सल्यूट का मास हो गया। तो सल्यूट का मास कैसे लिखते हैं हम लोग, W2 से, तो W2 दे दिया 2 ग्राम, ठीक। और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सल्यूट, 2 का मतलब सल्यूट, 1 का मतलब सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना दे दिया 100 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक। अब कह रहा है कि वाटर इज प्रिपेयर्ड एट 303 केल्विन का द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब क्या दे दिया, पी नॉट आपको दे दिया, तो पी नॉट कितना दे दिया आपको है 32.8 mmHg। तो पूछा व्हाट शुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब उसने पी पूछा है, तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला बताओ हम लोग, इसमें लगाएंगे हम लोग पी नॉट 1 माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट, ओके, या ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट 1 और ये कर सकते थे, और इंटू x2 क्या होता है W2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, या इसको ऐसे भी कर सकते थे N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, थोड़ा सा आंसर वेरी करेगा तो बेटर है कि इसी कर लो, ठीक है, N2 डिवाइड बाई N1, तो N2 क्या लिखोगे W2 बाई M2, N1 क्या लिखेंगे W1 बाई M1, वैल्यू पुटअप कर दीजिए और इससे क्या निकाल लेते हैं हम लोग P, ओके। चलिए फिर देखो पूछा क्या था बताइए, बी पार्ट में इसके प्रेडिक्ट वेदर द वांट ऑफ फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर देन व्हेन इथेनोइक एसिड, तो आपको बताया गया था दो ही पढ़ना होता है, देखो एसोसिएशन इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का मतलब CH3 और COH, और कहा इसको बेंजीन में डाल दिया जाए, तो इसका सॉल्वेंट क्या है बेंजीन, तो ये डाइमर्स के फॉर्म में हो जाएगा, तो डाइमर्स का मतलब कुछ देखो ऐसा बनेगा, यानी एसोसिएशन हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, बोलिए, यहाँ देखो H बॉन्ड बन गया, हो गया एसोसिएशन, तो वांट ऑफ फैक्टर की क्या वैल्यू क्या होगी लेस देन 1, ठीक। अब पूछा डिफाइन द आइडियल सोल्यूशन, तो आइडियल सोल्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं, दो सोल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ, ओके, बोलिए एट इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, और इसके लिए एक और लिख दिया करो कि डेल्टा मिक्स H इक्वल टू 0, डेल्टा मिक्स क्या होता है बताइए B इक्वल टू 0, और बताओ ये एंट्रोपी क्या होती है बताइए, तो एंट्रोपी इसकी होती है पॉजिटिव, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, बात समझ में आ रही है। तो सोल्यूशन चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल, डेल्टा एस प्लस होगा यानी एंट्रोपी ज्यादा होगी, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। फिर पूछा देखो कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2, मोलर मास आपको दे दिया गया, टू बी डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2K, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया 2K, यानी डेल्टा टी अब कितना हो गया 2K, एज्यूमिंग दैट CaCl2 अंडरगोड कंप्लीट डिसोसिएशन, तो जैसे आपको देगा इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहाँ आई की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, आई इसके लिए कितना हो जाएगा 3, तो आपका जो फॉर्मूला होगा डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा आई मल्टीप्लाई बाई KF मल्टीप्लाई बाई W इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1, ये फॉर्मूला आपका है। एक चीज ध्यान देना, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें देता है kg में, तो आप 1000 नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे ग्राम में लिखना है तो ये आपको लिखना होता 1000, अगर ये kg में दिया होगा तो आप इसको चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए KF आपको दे ही दिया गया है, तो देखते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया इसका, देखो तो बच्चे ने क्या लिखा भाई, द प्रोसेस इन विच एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू मेक द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड, ओके, इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक। ये लिखा है हेल्पफुल इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में। फिर सॉल्वेबिलिटी देखो लिखा ना, सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एज KH इंक्रीजेज एंड P इक्वल टू KH इंटू X, तो यही सार्फ कहानी कैसे लिखा है सनीला को समझाने के लिए, अगर आप इसमें इतना भी लिख देते ना डिजॉल्व हो जाता है तभी नंबर आपको मिल जाता है। भाई देखो बताए थे भी आपको P नॉट माइनस P नॉट, P नॉट माइनस P डिवाइड बाई P नॉट, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, तो वैल्यू सब पुटअप कर देते हैं हम लोग, तो इसका आंसर कितना मिलता है लास्ट में 32.73, तो देख रहे हो यहाँ पे 32.8 था, तो प्रेशर कुछ कम मिलेगा, क्यों सॉल्यूट कैसा है नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आ रही है आपकी, इसका मतलब क्या हो गया है कि आपका आंसर गलत है। अब देखो बोर्ड ने क्या आंसर दिया था भाई, ए प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई टू द सॉल्यूशन साइड, तो रिजल्टिंग इन द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। फिर देखिए सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, मोर ऑक्सीजन विल बी डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर। फिर थर्ड वाला देखो P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01
दे दिया, यहाँ n2/n1 से सॉल्व कर दिया। तो बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर कितना आ रहा है 32.734 mmHg। तो बात समझ में आई क्या करना है यहाँ पे है, ये ध्यान देना, लिखा है यहाँ पे डिडक्ट हाफ मार्क फॉर नो यूनिट और इनकरेक्ट यूनिट। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर कट जाएगा, यूनिट मत भूलना, उसको आपको लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट देखो इसका जो दूसरा पार्ट था ना, आई क्या होगा, विल बी लेस देन 1, क्योंकि एसिडिक एसिड क्या था, डाइमर्स के फॉर्म में आ रहा था। ये बताया गया था ना, आई इक्वल टू क्या हो जाए 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, ये डाइमर। अगर आई की वैल्यू 1/4 हो गई तो टेट्रामर, टेट्रा मतलब 4 मॉलिक्यूल्स। अगर यही 1/8 हो गई तो इसको हम क्या बोलते थे, ऑक्टामर। फिर देखो सोल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसी को हम क्या बोलते थे, आइडियल सोल्यूशन। बाकी इस फॉर्मूले देख लो भाई, डेल्टा TF इक्वल टू आई KF इंटू मोलैरिटी। इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे, यहाँ पे वेट किसमें रखा गया, ग्राम में, इसलिए यहाँ पे 1000 लिखा गया, ठीक है। तो वैल्यू जब पुटअप किए और डेल्टा TF कैसे लिखा था ना, डिप्रेस बाई 2K, तो आपको क्या भी निकालना, यहाँ से सिर्फ WB निकालना था, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना था। तो सॉल्वेंट का वेट कितना आया 19.89 ग्राम, ठीक। यहाँ भी लिखना, देखो बेटा अगर यूनिट नहीं लिखो तो नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन 33 देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो, कायनामाइड ए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जिसको कह सकते हैं आप। तो एमाइड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, तो अगर एमाइड दे रहा है और लिखा है हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो एमाइड होना कौन सा चाहिए, जिसमें समझ रहे ना CONH2 कुछ आपको लिखना है ऐसा, ठीक। कौन सा एमाइड होना चाहिए 1 डिग्री। अब बाकी दो कितने कार्बन लिखे हैं यहाँ पे, 7 कार्बन, तो हम 7 कार्बन है 7 H है, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं इसके अंदर, बेंजीन रिंग की पॉसिबिलिटी होगी। तो देखो कुछ ऐसा हो सकता है, बात समझ में आई। तो देखो 7 कार्बन 5 H और 2 7 H, तो ये कह रहा है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस कर रहा है। तो इसका रिएक्शन किससे कराते हैं हम लोग, Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ KOH। इसमें क्या करना होता है, इस CO को गायब कर देना बस, और इनको जोड़ देना NH2 से, तो क्या मिल जाएगा आपका, बताओ, एनिलीन मिल जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, क्या मिल जाएगा, एनिलीन, ठीक। तो कह रहा है कि बताओ ये आपका A हो गया, अब कह रहा बताओ एमीन्स मिलना है B। आपका B का ट्रीटमेंट करें नाइट्रस एसिड के साथ, तो अगर नाइट्रस एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लो टेम्परेचर पे, यानी 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसमें क्या मिलता था, डाइजोनियम साल्ट। तो उसमें हम लोग क्या कर देते थे, रिंग पे N2Cl लिख देते थे, निगेटिव और पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, C। अब कह रहा C का रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम लोग, इथेनोलिक क्लोरोफॉर्म और इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, कान ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म्स एंड इथेनोलिक पोटेशियम। देखो इसका किस रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, अब एल्कोहलिक KOH ले लें और साथ में क्लोरोफॉर्म ले लें, तो पता है कौन सा रिएक्शन था, इसको क्या बोलते थे हम लोग, कार्बेलिमिन रिएक्शन। इसमें क्या बन जाएगा, फिनिल आइसोसाइनाइड। तो ये क्या बन जाएगा, इसको NC कर देना होता है। तो जितने भी 1 डिग्री एमीन्स होंगे NH2 वाले, अगर ये रिएक्शंस करवा रहे हैं तो 1 डिग्री एमीन्स को NC कर देना है। अगर एल्किल ग्रुप होगा तो भी ऐसा रहेगा, लेकिन NC आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक। फिर कह रहा है, अब इसका नाम हो गया D, बात समझ में आ रही है। कह रहा C ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉल, अब इस C को हम लोग इथेनॉल से रिएक्शंस करा रहे हैं, इथेनॉल से कराइए आप, और चाहे इसका रिएक्शन किससे कराइए आप, H3PO2 से, ठीक। दोनों में आंसर क्या मिलेगा, बेंजीन। याद करना भाई, डाइजोनियम साल्ट का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये पूछा था बताओ ABCD क्या है और राइट द केमिकल रिएक्शन, तो आपको ऐसे करना था, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग फिर इसका सेकंड पार्ट, यानी आर ऑप्शन में क्या दिया है, व्हाट इज द हिंसबर्ग रीजेंट। तो हिंसबर्ग रीजेंट्स क्या होता था बताइए, C6H5SO2 और Cl। स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा मिलेगा, देखिए कुछ ऐसा, S डबल बांडो और Cl। ये क्या हिंसबर्ग रीजेंट्स, ये कहाँ पे काम आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को डिफ्रेंशिएट करने में। 1 डिग्री ये रिएक्शन देगा, लेकिन उसके पास एक H बचेगा N के पास, जो एल्कली में डिजॉल्व हो जाएगा, तो ये प्रूव करेगा 1 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री में क्या हो, एल्कली में डिजॉल्व नहीं होगा, तो ये क्या प्रूव करेगा, ये 2 डिग्री एमीन है। फिर पूछा गया, देखो बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है, बताओ भाई गैस फेज में, तो गैस फेज में जब भी पूछेगा तो सिंपल सा हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग प्लस आई इफेक्ट की बात कर लेते हैं ना। तो बात समझ में आ रही है। तो देखो भाई, जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा उसका प्लस आई इफेक्ट। यहाँ देखो भाई 1 डिग्री मीन्स है, ये 3 डिग्री मीन्स है, ये 2 डिग्री, तो 3 डिग्री मीन्स 2 डिग्री मीन्स और 1 डिग्री। तो अगर आपसे पूछता है इंडक्टिव इफेक्ट के, सॉरी गैस फेज में पूछता और पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका में क्या होगा, 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री बेसिक, ओके, ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट।
इसी में देखो अगर पूछ ले बताओ एक्वस फेज में क्या करते, इसी का पूछा होता है एक्वस फेज में, इसको ऐसे याद कर लो 231 231 याद कर लीजिए। तो अगर एक्वस फेज में कहता है और एथिलेमीन देता है तो आपको क्या याद करना है 231, और अगर यही मेथिलेमीन दे दिया तो आपको याद करना है 2 1 और 3, और इसके बाद में आपको लिखना है अमोनिया। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे क्या लिखना है आपको अमोनिया। तो अगर एथिल का जो एक केस दिया है ना बेटा, अगर ये गैस फेज में ना पूछते एक्वस से पूछा होता तो आपका आंसर क्या होता 231। अगर पूछा होता और इसका रीजन क्या है तो इसके 3 रीजन होते हैं, एक तो प्लस आई इफेक्ट, एक साल्वेशन इफेक्ट, ठीक, और एक हम लोग बात करते हैं साल्वेशन के अलावा हिंड्रेंस की, स्टीरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं। तो 3 रीजन्स की वजह से इसमें कुछ ऐसा आता है कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आई? तो एक्वस में अगर एथिल दिया होगा तो 231 अमोनिया याद कर लीजिए, अगर मेथिल दिया होगा तो 213 अमोनिया याद कर लीजिए, यानी 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। फिर देखो पूछा गया भाई गिव रीजन का मेथिलेमीन मोर बेसिक देन एनिलीन्स। तो एनिलीन में देख लो भाई क्या होता है, एनिलीन्स का मतलब क्या हुआ बताइए, ये भी 1 डिग्री एमीन है, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, और मेथिलेमीन में देखो ये भी 1 डिग्री है। अब देखो इसका लेनो पे डिलोकलाइज हो जाएगा, और जैसे डिलोकलाइज हुआ तो क्या हो जाएगा बताओ, नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो ये लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइज, इसलिए कैसा होगा, लेस बेसिक देन मेथिलेमीन। तो एरोमेटिक एमीन्स क्या होते हैं, एलिफेटिक एमीन से लेस बेसिक होते हैं, इवन दैट अमोनिया से भी लेस बेसिक होते हैं। तो अगर इसमें पूछा था बेसिसिटी ऑर्डर बताओ तो ये बेसिक ज्यादा होता, इसके बाद अमोनिया का नंबर आता, तब इसका नंबर आता, ठीक। नेक्स्ट जगह पूछा है एनिलीन्स रिडली रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव 2 कामट ये। अब देखो भाई एनिलीन्स क्या बताइए, मोर रिएक्टिव होता है, मोर बेटर आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ये क्या करता है बताइए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए बीआर कहाँ अटैक करेगा, सारे आर्थो पैरा पे, ठीक। फिर पूछा है प्राइमरी मीन्स है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी। तो प्राइमरी मीन्स में क्या है बताइए, NH2 ग्रुप, और टर्सरी में क्या है N। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखो H है, H है इसलिए कौन सा बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्ड बनाएगा, इसलिए प्राइमरी मीन्स क्या हो जाएगा, मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग भाई। तो देखो 33 का ए का एमाइड है 2 हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हैंस शुड बी बेंजामाइड। तो यहाँ पे आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, आप बेंजामाइड का स्ट्रक्चर बना सकते थे। देखो यही बेंजामाइड था जो बताया गया था अभी आपको, CONS2, ये क्या है बेंजामाइड, और ये कौन सा डिग्री एमाइड है 1 डिग्री, क्यों, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ, ठीक। फिर देखो सेकंड भी बताया था ना, एनिलीन्स बन जाएगा इससे, यही CO हट जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो क्या बन गया एनिलीन्स। थर्ड में क्या बना था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फोर्थ में क्या बना था, बेंजीन आइसोसाइनाइड, या इसको बोलते हैं आइसोसाइनोबेंजीन, ठीक, या नाम क्या था, फेनिल आइसोसाइनाइड। और लास्ट में क्या बना था, बेंजीन। तो ये था आपका 5 ऑप्शन इसका, इस बच्चे के अकॉर्डिंग। फिर देखिए रिएक्शंस दिखा दिया, देखो सारा, देखो क्या किया भाई, Br2 केस से रिएक्शन कराया, इसको हटा दो, इन दोनों जोड़ दो, बन गया एनिलीन्स। इसका देखो HNO2 से रिएक्शंस कराया तो N2Cl ले आएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक। ये कौन सा रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक। अब देखो क्लोरोफॉर्म से कराया गया एल्कोहलिक KOH के साथ में तो NC बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोलिमीन टेस्ट बोलते हैं, या आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला जाता है। और देखो अगर एथिल अल्कोहल से कराओ तो बेंजीन बन जाएगा। तो बात समझ में आई, ये इसके रिएक्शंस हो गए उस बच्चे के अकॉर्डिंग। अब देखो बोर्ड ने क्या किया भाई, ये लिखा बेंजामाइड रिएक्शन कराया हफमन ब्रोमाइड का, एनिलीन बन गया B, इसका कराया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, तो क्या बन गया, फेनिल आइसोसाइनाइड D, इसका कराया NaNO2HCl के साथ में रिएक्शन, तो डाइजोनियम साल्ट बन गया, और इसी का एथिल अल्कोहल से कराया तो क्या बन गया, बेंजीन। ये बोर्ड का आंसर हो गया। तो बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, 1 मार्क्स, इसके लिए आपको 1 नंबर देना था, और बाकी सबके लिए क्या देना था आपको, आधा आधा नंबर। बात समझ में आई? देखिए चलिए फिर देखो इसका आर पार्ट क्या था, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जो बताए थे अभी आप, नेम ऑफ द फार्मूला लिख सकते हो, नेम लिख सकते थे आप, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिखा तब भी आपको नंबर मिलता, नहीं लिखता और फार्मूला तब भी आपको नंबर मिलता। इसमें तो बताया गया था 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको ऐसे ही लिखना है। अगर डिक्रीजिंग पूछा होता तो हम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ऐसे लिखते। बात समझ में आ रही है? फिर देखो मिथिलीन मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रेजेंट होगा, मिल सकता है।
एनिलीन्स में क्या हो जाएगा, बताओ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएंगे, इसलिए प्रेजेंट नहीं मिलेगा। फिर देखो ड्यू टू स्ट्रांग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप, तो अमोनिया ग्रुप क्या होता है, अमीनो ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन आर्थोपैरा डायरेक्टर्स होता है, इसलिए इसमें आर्थोपैरा सारे एक्टिवेट हो गए। तो कुछ नहीं पूछा था, बताओ हम चाहते हैं आर्थो ही और पैरा पे ही आए, तो पहले एनिलीन्स का क्या करते थे, एसिटाइलेशन करते थे ताकि उसमें बन जाए एसिटाइलाइट बन जाता था। ठीक, तो इसी को देखो अगर पूछा जाता, बताओ हम चाह रहे हैं खाली आर्थो पैरा पे ही मिले, तो उसमें क्या करना होता था, बताइए। एनिलीन्स है ये, बोलिए, इसका सबसे पहले करते थे एसिटाइलेशन, CH3CO का होल ट्वाइस O, तो यहाँ पे क्या बनता था, एसिड एनिलीड। ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बताओ NH CO और CH3 अगर पूछा जाए, एनिलीन ज़्यादा बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है, तो एनिलीन ज़्यादा बेसिक हुआ, क्यों, यहाँ पे लोन पेयर देखो इधर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो लोन पेयर क्या है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। बात समझ में आई? तो देखो उसमें क्या कंडीशन बनती, NH बोलो C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, इसका लोन पे यहाँ शिफ्ट कर जाता है। ठीक, फिर लास्ट में पूछा गया था ना, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग इन प्राइमरी एमीन, तो प्राइमरी मीन्स में क्या था, 2 H थे, इसलिए यहाँ पे H बॉन्डिंग बनेगी, और इसी वजह से क्या होगा, ये मोर क्या हो जाएगा, बताइए, बेसिक। तो कुछ देख लो बेटा, जैसा यहाँ पे बेसिसिटी का फिर से देख लीजिए भाई, अगर आपको C2H5 ओके और NH मिल रहा है 2 डिग्री, ठीक है, उसके बाद C2H5 का होल ट्वाइस N, फिर C2H5NH2, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, अमोनिया, और इसी के बाद हम लोग लिख सकते थे एनिलीन भी लिख सकते थे। ठीक, तो देखो भाई ये एक्वस फेज की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्वस में, तो एक्वस में क्या मिलता था, 2 3 1 और अमोनिया, इसको याद कर लीजिए आप। बात समझ में आई? जब ये पूछेगा बताइए एक्वस में किसका बात करना, मेथिल वाले केस में, तो मेथिल में क्या मिलेगा, बताइए, 2 डिग्री, बोलो 2 डिग्री के बाद कौन मिलेगा, 3 डिग्री, ठीक है, तो हम 2 के बाद क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और इसके बाद क्या मिलेगा, 3 डिग्री। तो इस केस में आपको क्या याद करना है, 213, और एथिल के केस में आपको क्या करना है, 231। तो बात समझ में आई? इसमें क्या मिलेगा, 213 अमोनिया। एक आपको एकदम से अच्छे ध्यान देना है। बाकी देख लो, जैसे एक बात कर लेते हैं बेसिसिटी की, हम लोग बात कर लेते हैं। देखो जैसे बात करेगा बेसिसिटी बताइए, और एसिडिटी की बात कर लेते हैं। तो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I +R इफेक्ट के बाद, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I और -R। बात समझ में आई? तो बेसिसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +R और +I, और इनवर्सली किसके है, -I -R की। जैसे पूछा जाए, बताओ भाई, CH3 और NH2 पूछा जाए, और एक आपको दे दिया जाए CH2 और यहाँ Cl लगा दें हम लोग, और यहाँ पे NH2 दे दें, पूछे बताओ कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, तो देखो भाई इसका कौन सा इफेक्ट है, +I, इसका कौन सा इफेक्ट हो गया, -I, ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे एसिडिटी की जब बात करेंगे हम लोग, और क्यों को बात कर सकते हैं, KB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PKB के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PK आल्सो। ठीक, तो बात समझ में आई? एक और हम लोग क्या बात कर सकते हैं, देखो बेसिसिटी केस में स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन की बात भी कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। बात समझ में आई? ये सब बेसिसिटी के फंडे हैं। ठीक, अब अगर पूछेगा बताओ एसिडिटी का, तो एसिडिटी का देख लेते हैं भाई हम लोग। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -R, ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I और +R। साथ में देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एसिडिटी कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PKB, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKA। बात समझ में आई? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन। तो बात समझ में आ रही है? इतनी चीजें आपको ध्यान दे रखनी पड़ेगी, तब जाके आप पेपर अच्छे से कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा लेक्चर था हमारा। 1 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 नंबर के कैसे आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे थे, 4 नंबर कैसे थे और 5 नंबर कैसे थे। ठीक, तो इस बार ने बोर्ड में थोड़ा सा चेंज यही किया है कि 5 नंबर के सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक बेटा,
for your next examination, that is chemistry examination. God will help you and you will find 100% in chemistry paper. Thank you dear.